आज हम नक्शे पर एक ऐसे देश को देख रहे हैं जो यूरोप के बिल्कुल दिल में बसा है, पोलैंड। हमारे पास एक दस्तावेज है, पोलैंड, विस्तृत जानकारी और इतिहास। और इसी के जरिए हम आज पोलैंड के भूगोल, इसकी थोड़ी कह सकते हैं घुमावदार कहानी, इसकी संस्कृति और आज की दुनिया में इसकी क्या जगह है, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब पोलैंड का नाम आता है तो जहन में अक्सर उसकी मजबूती, द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ यादें और हाँ, हाल के सालों में जो उसका विकास हुआ है वो सब उभरता है। ये एक ऐसी जगह है जिसका अतीत काफी नाटकीय रहा है और आज भी उतना ही दिलचस्प है। बिल्कुल सही कहा आपने। पोलैंड की जो भौगोलिक स्थिति है ना, मतलब बड़ी ताकतों के बीच होना, यही इसके पूरे इतिहास को समझने की एक तरह से चाबी है। और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है। आज भी देखिए, यूरोपियन यूनियन का एक अहम सदस्य है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो पोलैंड यूरोप के मंच पर एक अहम खिलाड़ी है। इसकी कहानी सिर्फ पोलैंड की नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे यूरोप के बदलते नक्शे की कहानी है। हाँ, ये बात तो है। तो भी शुरुआत करते हैं इसके भूगोल और कुछ बुनियादी चीजों से। राजधानी वॉर्सो है, ये तो शायद कई लोग जानते होंगे। लेकिन पोलैंड सिर्फ वॉर्सो ही तो नहीं है। क्राको, गेडांस्क, व्रोक्लाव, पुज़नान, दस्तावेज में इन शहरों का भी जिक्र है। इनकी भी अपनी पहचान है ना? सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से। हाँ, बिल्कुल। हर शहर का अपना एक अलग इतिहास, अपना एक अलग चरित्र है। और अगर इसके पड़ोसियों पर नजर डालें, तो ये भी इसकी कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। पश्चिम में देखिए जर्मनी है, हाँ, दक्षिण में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन और बेलारूस, और उत्तर की तरफ बाल्टिक सागर और लिथुआनिया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। हाँ, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और यही भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है। जैसा मैं कह रहा था, एक तरफ पश्चिमी यूरोप की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप का अपना इतिहास, अपनी चुनौतियां। ये बीच में होना ही पोलैंड के भाग्य का हिस्सा रहा है हमेशा से। अच्छा। इसी वजह से इसे बाहरी हमलों का सामना करना पड़ा बार बार। इसकी सरहदें बदलती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ बाल्टिक सागर से जो इसका जुड़ाव है, उसने इसे व्यापार और रणनीति के लिहाज से हमेशा अहमियत दी है। तो ये जमीन का टुकड़ा आप कह सकते हैं संस्कृतियों के मिलन और टकराव दोनों का एक चौराहा रहा है। और क्षेत्रफल कितना है इसका? दस्तावेज के हिसाब से लगभग 3,12,696 वर्ग किलोमीटर। हाँ, यूरोप के हिसाब से ये अच्छा खासा बड़ा देश है। और आबादी 2023 का अनुमान है करीब 3,80,00,000। जी। भाषा तो पोलिश है, ये साफ है। और धर्म के बारे में दस्तावेज कहता है कि रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव काफी मजबूत है, लेकिन साथ ही यहूदी, प्रोटेस्टेंट और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय भी यहाँ की विविधता का हिस्सा रहे हैं, जिनका अपना इतिहास जुड़ा है पोलैंड से। हाँ, और ये धार्मिक पहचान, खासकर कैथोलिक धर्म, पोलिश इतिहास में एक बहुत मजबूत धागे की तरह रही है। खास तौर पर मुश्किल दौर में, जब देश बटा हुआ था या बाहरी शासन के अधीन था, तब चर्च अक्सर राष्ट्रीय एकता और पहचान का प्रतीक बना रहा। अच्छा, अब आते हैं इतिहास पर। और यहाँ कहानी वाकई मतलब परत दर परत खुलती है। पोलैंड का इतिहास कोई नया तो है नहीं। दस्तावेज बताता है कि ये 10वीं सदी से अपनी शक्ल लेना शुरू करता है, लेकिन इसका सफर बिल्कुल सीधा नहीं रहा। दस्तावेज में एक चौंकाने वाली बात यह है कि इसे कई बार इसके शक्तिशाली पड़ोसियों रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने आपस में बांट लिया था। हाँ, ये पार्टीशंस कहलाते हैं। मतलब एक दौर ऐसा भी था जब पोलैंड नक्शे पर था ही नहीं। बिल्कुल। ये पोलिश लोगों की राष्ट्रीय चेतना के लिए आप सोच सकते हैं कितने गहरे जख्म थे। अपनी जमीन पर अपना राज ना होना, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, इन सब को बचाने का संघर्ष करना पड़ा। ये सब उनके मानस का, उनकी पहचान का हिस्सा बन गया था। और शायद यही वो जज्बा था, वो लचीलापन, जिसने उन्हें बार बार खड़े होने की हिम्मत दी। और फिर आता है 20वीं सदी का वो सबसे भयानक दौर, दूसरा विश्व युद्ध। 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर हमला। दस्तावेज कहता है कि इसे घटना से युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ये पोलैंड के लिए तो तबाही का समय रहा होगा। ये इतिहास का एक बहुत बहुत संवेदनशील पहलू है। बिल्कुल। इस युद्ध ने पोलैंड को शारीरिक और भावनात्मक रूप से मतलब पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। नाजी जर्मनी का कब्जा, उसके बाद यहूदी आबादी का नरसंहार, जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं, हाँ, वॉर्सो जैसे शहरों की पूरी बर्बादी, ये सब ऐसी त्रासदियां हैं जो पोलिश इतिहास का अभिन्न अंग है। और जैसे युद्ध खत्म हुआ, उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। वो क्या? सोवियत संघ के प्रभाव वाले कम्युनिस्ट शासन का। ये भी एक लंबा और मुश्किल दौर था, जहां आजादी एक तरह से फिर से छिन गई थी। ओह,
तो करीब आधी सदी तक कम्युनिस्ट शासन चला। लेकिन फिर 1989 में हवा बदली और पोलैंड में लोकतंत्र की वापसी हुई। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। सॉलिडैरिटी आंदोलन का नाम सुना है मैंने। हाँ, लेख वेलेंसा और सॉलिडैरिटी वो इसी दौर की उपज थे। और फिर 2004 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन ईयू का सदस्य बना, जिसने इसे आधुनिक यूरोप के साथ मजबूती से जोड़ दिया। ये तो वाकई किसी देश के दोबारा उठ खड़े होने की मिसाल है। सही कहा। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ तारीखें या घटनाएं नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी पहचान, अपनी संप्रभुता के लिए लगातार लड़ता रहा। कम्युनिस्ट शासन का अंत और फिर ईयू में शामिल होना, ये पश्चिम के साथ फिर से जुड़ने और एक लोकतांत्रिक, आधुनिक राष्ट्र के तौर पर अपनी जगह बनाने की पोलैंड की इच्छा को दिखाता है। दूसरे विश्व युद्ध और कम्युनिज्म के जो अनुभव रहे हैं, उन्होंने उनकी राष्ट्रीय पहचान को गढ़ा है। इसमें दर्द भी है और गर्व भी है। अब अगर हम पोलैंड की आज की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर नजर डालें, दस्तावेज के मुताबिक यहाँ संसदीय गणराज्य है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, यानी एक राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्र के प्रमुख हैं और एक प्रधानमंत्री जो सरकार चलाते हैं। ये व्यवस्था तो कई यूरोपीय देशों जैसी लगती है। हाँ, ये एक जामी मानी व्यवस्था है। इसमें कोशिश ये होती है कि शक्तियों का बंटवारा रहे और स्थिरता बनी रहे। राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादातर औपचारिक या प्रतीकात्मक होती है, जबकि असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। और अर्थव्यवस्था, उसके मोर्चे पर क्या हाल है? पोलैंड की अपनी मुद्रा है ज़्लॉटी, कोड है PLN। यहाँ के मुख्य उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग, IT, कृषि, ऑटोमोबाइल, खनन, ये सब शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज पोलैंड को यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताता है और EU के अंदर भी इसे काफी स्थिर माना जाता है। ये जानना काफी प्रभावशाली है, खासकर इसके मुश्किल इतिहास को देखते हुए। हाँ, और इसको अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आर्थिक कामयाबी काफी हद तक 1989 के बाद जो राजनीतिक और आर्थिक सुधार हुए और फिर 2004 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होना, उसका नतीजा है। अच्छा, ईयू की सदस्यता ने पोलैंड के लिए व्यापार, निवेश, विकास, इन सब के दरवाजे खोल दिए। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ जाना कभी आसान नहीं होता, खासकर कम्युनिस्ट सिस्टम के बाद। लेकिन पोलैंड ने इस बदलाव को काफी अच्छी तरह संभाला। आपने स्थिरता की बात की, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये उद्योगों की विविधता है जिसका जिक्र दस्तावेज में भी है, जैसे मशीनें भी बन रही हैं, सॉफ्टवेयर भी, खेती भी हो रही है? निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था का कई क्षेत्रों में फैला होना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, उसे किसी एक सेक्टर के उतार चढ़ाव से बचाता है। ये एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से जो मदद मिलती है, जो फंड्स आते हैं, उनका सही इस्तेमाल हुआ। यहाँ की आबादी पढ़ी लिखी है और अपेक्षाकृत युवा भी है, और जर्मनी जैसे बड़े बाजार से बिल्कुल नजदीकी है। ये सब चीजें मिलकर पोलैंड की आर्थिक तरक्की और स्थिरता में योगदान करती हैं। ये सिर्फ बाहरी मदद की कहानी नहीं है, ये पोलैंड की अपनी क्षमताओं और मेहनत का भी नतीजा है। दस्तावेज बताता है कि यहाँ की संस्कृति में स्लाव परंपराएं हैं, ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव है, खासकर कैथोलिक चर्च का, और साथ ही बाकी यूरोप की कला का भी असर है। एक तरह का मिश्रण है। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में चोपिन का नाम कौन नहीं जानता, वो पोलैंड से थे। हाँ, बिल्कुल। रंग बिरंगे लोक नृत्य और पारंपरिक खाना, जैसे कि पिरोगी का जिक्र है, ये भरे हुए डम्पलिंग्स जैसे होते हैं। हाँ, बहुत लोकप्रिय है वहाँ। दस्तावेज ये भी कहता है कि यहाँ पारिवारिक और धार्मिक मूल्यों को काफी अहमियत दी जाती है। और ये सांस्कृतिक तत्व, जैसे आपने कहा, देश के जटिल इतिहास की कहानी भी कहते हैं। लोक परंपराएं सदियों पुरानी जड़ों को दिखाती हैं। शास्त्रीय संगीत और कला यूरोप के साथ गहरे सांस्कृतिक लेन देन का सबूत है। खाना भी अक्सर इतिहास और भूगोल का आईना होता है। पिरोगी जैसी चीजें आपको पूरे पूर्वी और मध्य यूरोप में अलग अलग रूप में मिलेंगी, लेकिन हर जगह उन्हें बनाने और परोसने का अपना अलग अंदाज होता है, जो स्थानीय पहचान को दिखाता है। पर्यटन के लिहाज से भी पोलैंड काफी आकर्षक लगता है। राजधानी वॉर्सो, जो दूसरे विश्व युद्ध में लगभग पूरी तरह तबाह हो गई थी, लेकिन उसे फिर से बड़े जतन से बनाया गया। अब वहां पुराना और नया साथ साथ दिखता है। फिर क्राको है, जो युद्ध में ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ। अपने खूबसूरत मध्यकालीन शहर शाही किले वेवेल कासल के लिए मशहूर है। लेकिन जैसा कि दस्तावेज इशारा करता है, क्राको का इतिहास नाजी काल की दर्दनाक घटनाओं से भी जुड़ा है, खासकर वहां के यहूदी क्वार्टर से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्राको और पास में ही स्थित ऑश्विट्स, ये स्थल सीधे तौर पर उन ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हैं जिनकी हमने पहले बात की थी।
ऑश्विट्स बिर्केनाउ, जो नाजी जर्मनी का सबसे बड़ा यातना और मृत्यु शिविर था, वो अब एक म्यूजियम और स्मारक है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये इतिहास के सबसे काले अध्यायों को याद रखने, समझने और उनसे सबक लेने की जगह है। ऑश्विट्स जाना एक झकझोर देने वाला अनुभव होता है, लेकिन शायद ये मानवता के लिए एक जरूरी चेतावनी भी है। बिल्कुल सहमत हूँ। इन गंभीर ऐतिहासिक स्थलों के अलावा बाल्टिक सागर के तट पर दांस के जैसा जीवंत बंदरगाह शहर भी है। उसका अपना अलग इतिहास और खूबसूरती है। और एक और अनोखी जगह का जिक्र है वेलिचका सॉल्ट माइन। हाँ, वो तो कमाल की जगह है। सोचिए, नमक की एक पूरी खान जिसमें कारीगरों ने सदियों पहले मूर्तियां, चैपल, यहां तक कि एक पूरा कैथीड्रल तराश दिया जमीन के नीचे। जी हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, वाकई। अच्छा, तो कुल मिलाकर दस्तावेज पोलैंड को यूरोप में घूमने के लिए एक सुरक्षित, ज्यादा महंगा ना होने वाला और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश बताता है। और यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि इतिहास को पर्यटन के जरिए कैसे पेश किया जाता है। पोलैंड का पर्यटन सिर्फ सुंदर नज़ारों या महलों तक ही सीमित नहीं है, वो आपको इतिहास की गहराइयों में भी ले जाता है। जैसा हमने देखा, क्राको की मध्ययुगीन रौनक और ऑश्विट्स की वो खामोश त्रासदी, ये दोनों अनुभव एक ही यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। और यही पोलैंड को एक, कह सकते हैं, बहुआयामी गंतव्य बनाते हैं। ये पर्यटकों को सोचने पर मजबूर करता है। दस्तावेज में कुछ और अहम बातों का भी जिक्र है, जैसे पोलैंड ने दुनिया को कई नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। मैरी स्क्लोडोव्स्का क्यूरी का नाम तो सबसे ऊपर है, विज्ञान में 2 नोबेल जीतने वाली अकेली महिला। जी हाँ, और अकेले इंसान जिन्होंने 2 अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल जीता। अच्छा, यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी अच्छा माना जाता है, ऐसा दस्तावेज कहता है। और ये बात बार बार दोहराई गई है कि ये घूमने फिरने के लिहाज से एक सुरक्षित और किफायती जगह है। हाँ, और ये उपलब्धियां, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो जैसे मैरी क्यूरी, या फिर अच्छी सामाजिक व्यवस्था, ये पोलैंड की आधुनिक पहचान को मजबूत करती हैं। ये दिखाती हैं कि ऐतिहासिक चुनौतियों और त्रासदियों से गुजरने के बावजूद इस देश ने ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और अपने नागरिकों के कल्याण में निवेश किया है। मैरी क्यूरी जैसी हस्तियां पोलैंड की बौद्धिक क्षमता का प्रतीक हैं और दुनिया भर में देश का मान बढ़ाती हैं। तो ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक शक्ति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक शक्ति भी है। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हम पोलैंड को समझना चाहें तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा देश है जिसने असाधारण लचीलापन दिखाया है ना? इसका इतिहास उतार चढ़ाव से भरा है, दर्दनाक भी रहा है, लेकिन बेहद समृद्ध है। और आज ये एक गतिशील देश है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, यूरोपियन यूनियन का एक सक्रिय सदस्य है, और इसकी संस्कृति वो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, पर साथ ही आधुनिक भी है। ये एक ऐसी कहानी लगती है जिसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही मायनों में ये जुझारूपन की कहानी है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। विभाजनों, युद्धों, बाहरी दबाव, इन सबके बावजूद अपनी पहचान और अपनी आकांक्षाओं को जिंदा रखना। आज ये मध्य यूरोप का एक ऐसा देश है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसका अपना एक वजन है, अपनी एक आवाज है। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस जानकारी पर आधारित हो। हाँ, तो आज की चर्चा और जो स्रोत में जानकारी दी गई है, उसके आधार पर ये सोचने लायक बात है कि पोलैंड अपने मुश्किल और अक्सर दर्द भरे इतिहास की यादों को सहेजते हुए और अपनी मौजूदा यूरोपियन पहचान और भविष्य की उम्मीदों के बीच ये तालमेल कैसे बिठाएगा। एक ऐसा राष्ट्र जिसने बार बार अपनी किस्मत दूसरों के हाथों में देखी, वो आज अपनी स्वायत्तता और यूरोपियन यूनियन के भीतर अपनी भूमिका को कैसे देखता है और भविष्य में कैसे निभाता रहेगा। ये सवाल शायद पोलैंड की आने वाली दिशा को समझने में कुछ मदद कर सकता है।